एक है सेंटर ऑफ मास, तो पढ़ेंगे अभी। इसी का मिलता जुलता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। रोहित लगे और ज्यादा, एक है रोहित है ज्यादा बचा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। सब बढ़िया। और फिर आगे इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे कॉलिजन्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की। भैया लड़का कलमान दे ये जाने हैं। सेंटर ऑफ मास, आप लोग अगर कुछ पढ़े हैं पहले कहीं भी कोचिंग वगैरह में या बुक में, बताइए। तो बताइए सेंटर ऑफ मास क्या होता है। एक जिसको ऐसा भी जो भी मालूम है थोड़ा एक थोड़ा हमको अपना ज्ञान शेयर कीजिए। बॉडी का एक मैं ऐसा किससे पूछूं? अनन्या, प्लीज टेल मी समथिंग जो भी आप जानते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। सर जो पर्टिकुलर बॉडी का पूरा मास एक पॉइंट में कंसिडर कौन कैसे बोलते हैं। कंसंट्रेटेड हाँ कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड रहता है वो पॉइंट को बोल देंगे सेंटर ऑफ मास। जैसे कि मान लीजिए एक सर्कुलर प्लेट वगैरह हुआ तो उसके एकदम सेंटर में उसका सेंटर ऑफ मास रहता है, ओके। या फिर सीसॉ वगैरह। हाँ ठीक है ठीक है। शीशा। हाँ। अच्छा अनन्या, आपने बहुत सटीक बताया। सेंटर ऑफ मास वो पोजीशन है जहाँ पे बॉडी की टोटल मास पहले क्या था? कंसंट्रेटेड रहता है। ओके। ये हम व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी? दोनों सर वो हो गया कि ग्रेविटी जिस पॉइंट में वर्क कर रही है, जैसे कि आप प्लेट का हम बोले ना, तो हाँ। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लेट का दोनों सेम रहेगा। बट अगर हम लोग कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे जो थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ मतलब एक होता है ना, कैसे बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी इवन ऐसा। शेप्ड वो ना हो, वो इवन शेप्ड ना हो, मतलब थोड़ा ओके, कहीं नॉन से मुड़ा हुआ। इरेगुलर शेप का। हाँ इरेगुलर शेप का हो तो उसका सेंटर ऑफ मास अलग होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होगा, उस वे में होता है। बट योर आंसर इज रॉन्ग, अभी हम बताएंगे। ओके, ठीक सो है सर। करेक्ट कीजिएगा। हम्म, सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन सही है। वेदांत, आप दोनों कुछ बताओ इसके बारे में, जो भी अपना जो दिमाग में आता है वही बोलना है। सर जहाँ पे मतलब सर जहाँ से फोर्स लगाएंगे सर किसी बॉडी पर, अच्छा। हाँ हाँ सर हाँ वही हो जाएगा। बिल्कुल। सेंटर ऑफ मास वही हो जाएगा। जहां पे फोर्स लगाएंगे वही सेंटर ऑफ मास कैसे हो जाएगा वेदांत? मान लो हाँ एक ये बॉडी है, यहाँ पे मैं अगर इस पे फोर्स लगा दूंगा तो यहाँ सेंटर ऑफ मास कैसे हो जाएगा? नहीं सर मतलब वो ग्रेविटी जहाँ लगेगी इस पे, ग्रेविटी बोलना ग्रेविटी, चाहिए। ग्रेविटी यहाँ एम जी लग गया। तो सर वो सेंटर ऑफ मास से लगेगा। सेंटर ऑफ मास से लगी। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है, कॉन्सेप्चुअली गलत है ना? बराबर हो जाता है बट दैट इज नॉट सेंटर ऑफ मास। आइनस, टेल मी समथिंग। सो सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट जहाँ पे इंटायर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट या तो सिस्टम एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहता है, और ये सिस्टम का इंटायर मास जो है वो सिंगल पॉइंट या पार्टिकल पे होता है, जो कि एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाइड होता है उससे होता है। नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बोलिए। सेंटर ऑफ मास ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इजी देखेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये एक ऐसा पॉइंट पूरे ऑब्जेक्ट का वेट कंसंट्रेटेड होता है। एग्जैक्टली। जहां पे टोटल मास वेट कंसंट्रेटेड है उसको हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, जहां पे टोटल वेट कंसंट्रेटेड है उसको सेंटर ऑफ मास। देखा दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन। नदी कहीं यही सुनना चाह रहे थे। ठीक है। देखिए ठीक है। टोटल तो सेंटर चलिए लिखते हैं ठीक और इसके बारे में समझते हैं अच्छे से। ठीक है अब वेट करना। सेंटर ऑफ मास, पहली बात तो ये बताओ, क्या ये एक मास है? वेदांत, सेंटर ऑफ मास क्या एक ये मास है? नहीं सर। नहीं। सेंटर ऑफ मास इज पॉइंट बोले नॉट ए मास। एक It पोजीशन। is
a position. It is a position where the total mass can be assumed to be concentrated. जहां पे टोटल मास को हम एज्यूम करते हैं कि वहां पे वो कंसंट्रेटेड है। एक बात ये, द सेंटर ऑफ मास of a rigid body may or may not lie inside of the material of the body. जो रिजिड बॉडी की मटेरियल है उसके भीतर, है ना, लाई कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता, मतलब कि वो बाहर भी लाई कर सकता है, मटेरियल के अंदर भी लाई कर सकता है, मटेरियल के बाहर भी लाई कर सकता है। जैसे कि एक रॉड है, एक यूनिफॉर्म रॉड है, दिस इज अ रॉड, इसका जो सेंटर ऑफ मास, ये आपका रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा एग्जैक्टली इस मटेरियल के अंदर। और अगर एक ये सेमी सर्कुलर रॉड है, एक ये सेमी सर्कुलर रॉड है, ये भी रॉड ही है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो मटेरियल में लाई नहीं करता, यहाँ पे लाई करता है। दिस इज सेंटर ऑफ मास। ये कहाँ पे होगा ये सब भी हम कैलकुलेट करके आपको सिखाएंगे। तो ये यहाँ पर ये जो है इनसाइड द मटेरियल लाई कर रहा है, और ये जो है आउटसाइड द मटेरियल लाई कर। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो मटेरियल के अंदर भी लाई कर सकता है, सेंटर ऑफ मास मटेरियल के बाहर भी। नेक्स्ट पॉइंट है राइट, सेंटर ऑफ मास वो पोजीशन जहां पे टोटल मास बॉडी का कंसंट्रेटेड है। और एक छोटा सा पॉइंट हम यहाँ नोट कर देते हैं, सेंटर ऑफ the center of gravity is the position where the total weight of the body or system or particle system can be assumed to be concentrated. ठीक है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट याद रखनी है कि इफ the acceleration due to gravity throughout the body मतलब पूरी जो बॉडी का डायमेंशन है उस सभी जगहों पर, इफ सेम, अगर वो सेम है, तब इस केस में then the center of mass and center of gravity coincide। जहाँ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही जगह पे कोइंसाइड कर जाते हैं, एक ही जगह पर दोनों के दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे।
और अगर ये दोनों सेम नहीं है, थ्रू आउट द बॉडी सेंटर ऑफ मास अगर डिफरेंट है, इफ डिफरेंट, then the center of mass and सेंटर ऑफ मास को हम आगे चल के COM लिख देंगे, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी COG या CG भी लिख सकते हैं, है ना। डू नॉट कॉन्साइड, ये कॉन्साइड नहीं करते, ये दोनों के पोजीशन अलग अलग होते हैं, ये दोनों के पोजीशन अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक बात यहाँ डायग्राम से समझो, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के नजदीक में G जो है, G दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इज यूनिफॉर्म। सब जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। और अगर हम इफ a rod whose length L is very less than radius of earth, जैसे कि ये मान लीजिए अर्थ है, दिस इज ए अर्थ, ये उसका सेंटर है। इसी में हम अगर एक रॉड को, बहुत छोटा रॉड को यहां लिए हैं, दिस इज अ रॉड, तो इसके निचला पोजीशन पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा और इसके ऊपर के पोजीशन में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और यहाँ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये दोनों जगहों पर सेम है। तो इस केस में सेंटर ऑफ मास और इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये कहीं जगह कोइंसाइड करेंगे, है ना। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह कोइंसाइड कर जाएंगे, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह कोइंसाइड करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, and center of mass coincides with center of gravity. लेकिन if length of rod L is very large in comparison to, है ना, and can be and comparable to radius of earth, और वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में, जैसे अर्थ की जो रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर के आसपास, और रॉड की जो लेंथ है आप उसके साथ अगर कंपेयर कर पा रहे हैं, हाफ रेडियस ऑफ अर्थ का, हाफ रेडियस ऑफ अर्थ का, 1/10 रेडियस ऑफ अर्थ का, 1/50th रेडियस ऑफ अर्थ का, कुछ भी आप कंपेयर कर पा रहे हैं, है ना, नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको कंपेयर कर पा रहे हैं। जैसे कि एक सिचुएशन लेते हैं, सपोज करो ये आपका अर्थ है, दिस इज अर्थ, और इसका ये रेडियस है, ये रेडियस है, और आपका जो रॉड है वो कुछ इतना बड़ा है, दिस इज रॉड, ये आपका रॉड हुआ थ्रू आउट। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो सेंटर ऑफ मास तो एग्जैक्टली इसके मिडिल में ही होगा, जो यूनिफॉर्म अगर रॉड है तो सेंटर ऑफ मास तो एग्जैक्टली इसके मिडिल में ही, दिस इज सेंटर ऑफ मास,
लेकिन क्या होता है कि सबसे नीचे के पोजीशन में जो जी की वैल्यू है वो ज्यादा होती है, और यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो कम होती है। आपको पता होगा जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटते जाता है, ठीक है। तो इसके इंटायर पोजीशन पार्टिकल, छोटे छोटे जो पार्टिकल है, इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल है, उन सभी जगहों पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट डिफरेंट लगेंगे, और जो नेट वेट होगा इस पूरे रॉड की, वो नेट वेट जो है वो कहीं यहां पर लाई करेगी। दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, क्योंकि नेट वेट नीचे के पोर्शन में ज्यादा होंगे, ऊपर धीरे धीरे वेट कम होते जाएंगे क्योंकि जी की वैल्यू कम है, और इसका जो नेट वेट होगा दैट इज लेस देन G1। तो इस केस में सेंटर ऑफ मास जो है ऊपर होते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है जिधर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है उस साइड में शिफ्ट कर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, बट द सेंटर ऑफ मास जो है ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। सो दिस आर दी सिचुएशन। वो ये हुआ, तो याद रखिएगा सेंटर ऑफ मास independent to gravity, center of gravity depends on gravity। अगर ग्रेविटी थ्रू आउट सेम है तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्स्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सेंटर ऑफ मास जहां पर टोटल मास केंद्रित होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पर टोटल वेट केंद्रित होता है, ये सब जान के हम क्या कर लेंगे, ठीक है। ये सब का पोजीशन हम जान लेते हैं, तो जान के हम क्या कर लेंगे, I mean, what is the application of center of mass in physics? तो हाँ, एक बात और, हम लोग जिस बॉडी की बात करेंगे इस चैप्टर में, वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में हमेशा बहुत 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 छोटा होगा, और ऐसे लगभग हर एक बॉडी के केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड ही करेंगे, है ना। कोइंसाइड करने के कंडीशन मैंने लिख दिया है, कोइंसाइड नहीं करने के कंडीशन आपको पता है। और जैसा कि आप प्रैक्टिकल कोई भी एक बॉडी की बात करो तो वो बॉडी अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में तो छोटा ही होगा, बहुत बहुत छोटा होगा, हम उसको उसके साथ कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, बॉडी की साइज तब नेग्लिजिबल हो जाएंगी। बॉडी जितनी भी लंबाई चौड़ाई मोटाई में फैला हुआ रहेगा, थ्रू आउट उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सभी जगहों पर सेम रहेगी, और फिर वैसे केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थ्रू आउट सेम रहने के कारण दोनों सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेंगे। Recording in progress. तो इस चैप्टर में हम लोगों की जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जनरली कोइंसाइड करता हुआ मिलेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं समझना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही है सेंटर ऑफ मास, ये दोनों बिल्कुल अलग है, मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया। नाउ लेट मी डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि दोनों कोइंसाइड ही करेंगे। दोनों कोइंसाइड ही करेंगे, तो जहां मास की जरूरत है या ग्रेविटी की जरूरत है हम दोनों लेकर चलेंगे। इसका जो सबसे बेहतर एग्जांपल है इसका एप्लीकेशन का, कि इफ ए लाइन ऑफ एक्शन of a force
passing through the center of मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, याद रखें दोनों कोइंसाइड करेंगे, हम सेंटर ऑफ मास ही बोल के चलेंगे। इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी then सर the body, हाँ यस सर सायशा, मेरा नेट थोड़ा ऑफ चल नहीं रहा था तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की हूँ। आप ओके ओके, रिकॉर्डिंग भेज दीजिए पहले वाले रिकॉर्डिंग पार्ट अभी का। स्टार्ट हो गया है, अभी मैंने कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं है, ओनली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज सेंटर ऑफ मास एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके सर। सो रिकॉर्डिंग हो रहे हैं तो मैं आपको भेज दूंगा अगर आप ठीक क्लास है छूट सर। जाती। So now let me start the application of center of mass. Center of mass अगर निकालना सीख ले तो उसको हम क्या करेंगे, फायदा क्या लेंगे। तो पहली बात तो ये है कि अगर मान लीजिए कि एक रिजिड बॉडी है, कहीं रखा है और उस पर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, if a line of action of force passing through the center of mass of rigid body, then the body will take pure translational motion. तब वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन लेगा सेंटर ऑफ मास पर ठेला एंड फोर्स लगाएगा इफ पासिंग मैंने यानी बीच में देखो, अदर देन द सेंटर ऑफ मास, अगर यहाँ करेंगे तो लुढ़क जाएगा। और अगर वो लाइन ऑफ फोर्स सेंटर ऑफ मास से कहीं दूसरी जगहों से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू अदर देन द सेंटर ऑफ मास, देन द बॉडी, है ना, में ट्रांसलेट एज वेल एज रोटेट। वो ट्रांसलेशनल के साथ साथ रोटेट भी कर सकते। सपोज करो कि आपका कोई एक रॉड है, वो टेबल पे रखा हुआ है, एक रॉड है, ये टेबल पे रखा हुआ है, सपोज दिस इज अ रॉड प्लेस्ड ऑन द टेबल, और हम इस रॉड पे, यहाँ रॉड का तो जानते हैं यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उसके मिडिल में होता है, ये उसका सेंटर ऑफ मास पोजीशन है। और अगर हम इस रॉड पर एक फोर्स पास कराएं और वो अप्लाई करें और वो फोर्स एग्जैक्टली उसके सेंटर ऑफ मास से पास करे, दिस इज द सेंटर ऑफ मास पोजीशन। ये फोर्स अगर सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो ये जो रॉड है वो एग्जैक्टली ट्रांसलेशनल मोशन से आगे बढ़ेगा, रॉड विल नॉट रोटेट एट ऑल। रॉड है वो रोटेट नहीं करेगा, वो एग्जैक्टली ट्रांसलेशनल मोशन से आगे बढ़ेगा, है ना, इस तरह से द रॉड विल मूव लाइक दैट। रॉड इस तरह से मूव करेगा, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ये उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सीधी रेखा में चलेगा। दूसरा, अगर हम यही रॉड लेते हैं, यही रॉड लेते हैं और ये टेबल पर सोया हुआ हो, यहां इसका सेंटर ऑफ मास पोजीशन है और एक फोर्स सपोज करो हम यहां लगा दिए हैं, यहां लगा दिए हैं, ये फोर्स जब हम लगाएंगे, इस फोर्स के इन्फ्लुएंस से ये जो रॉड है वो आगे तो जाएगा, इस फोर्स के कारण ये तो आगे की तरफ ट्रांसलेट करेगा, लेकिन साथ ही साथ ये रॉड को रोटेट भी करा। The rod will become now in this situation, रॉड कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर आगे चल करके रॉड कुछ ऐसा हो जाएगा। रॉड देख रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं,
रॉड आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो रॉड आगे बढ़ रहा है तो साथ ही साथ रोटेट भी कर रहा है, ट्रांसलेट तो हो ही रहा है, रॉड आगे की तरफ ट्रांसलेट तो हो ही रहा है। ट्रांसलेशनल के साथ साथ इसमें रोटेशनल मोशन भी है, दैट इज द ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। तो एक आइडिया हमको यहां से मिलता है कि अगर कोई एक रिजिड बॉडी है, उसको हमें स्थिर से सीधी रेखा में चलानी है, तो हमें कहां से फोर्स अप्लाई करना चाहिए। तो वो जो फोर्स हम अप्लाई करें, वो फोर्स एग्जैक्टली उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, सपोज करो कि आपके पास एक टी शेप्ड रॉड है, लाइक इसी तरह से हम इसको एक टेबल पर खड़ा कर दिए हैं, है ना। एक टी शेप्ड बॉडी है, किसी तरह से हमने इसको टेबल पे, ये आपका टेबल है, स्मूथ टेबल है, स्मूथ, और किसी तरह से ये एडजस्ट है, किसी तरह से ये खड़ा है। एक रॉड ऊपर में है और एक रॉड नीचे में, इस तरह से एक टी शेप्ड बन गया है। और हम चाहते ये हैं कि हम इस पर एक फोर्स लगाएं, एक हम ऐसा फोर्स लगाएं, ये पूरा का पूरा जो टी शेप्ड स्ट्रक्चर है वो सीधा आगे की तरफ बढ़े, ये बेंट, ये टिल्ट ना करे, टिल्ट करके गिर ना जाए, ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में हो। टू मेक टी शेप्ड बताइए ना, बताइए ना। in pure translational motion, the force, है ना, the force applied, जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है, should pass लड़के लड़के through लड़के फिर the center of mass ये अच्छे से लिखो, कुछ of ब्लैक बॉक्स लिखते कुछ T-shaped system। T-shaped system के सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। मतलब ये जो फोर्स है, ये पूरी जो टी शेप्ड स्ट्रक्चर है, उसका यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। दिस मस्ट बी दी सेंटर ऑफ मास। अगर ये फोर्स यहां ना लगा के अगर आप ऊपर लगा देंगे, तो ये ऐसे गिर जाए, आगे भी बढ़ेगा, आगे भी बढ़ेगा, लेकिन वो ऐसे गिर जाए। अगर आप यहाँ फोर्स ना लगाकर यहाँ फोर्स लगा देंगे उससे नीचे, तो ये ऐसे टिल्ट कर जाए, वहाँ पर है आगे बढ़ेगा लेकिन ऐसे गिर जाए, रोटेट कर जाए। ये है ऊपर में और अगर आप सेंटर ऑफ मास से पास कराएंगे, बराबर है तो वो सीधा आगे बढ़ेगा। इसका हो गया, यहाँ पर देखो लेंगे तो ये हुआ ये सेंटर ऑफ मास के यहाँ होगा। कि अगर लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास करे तो बॉडी को हम प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में चला सकेंगे। दूसरी बात इसका एप्लीकेशन का है, लड़का कि द path of center of mass of rigid body exactly follow the path of that rigid body. If of that rigid body, if moving in translational or curvilinear motion.
अगर वो रिजिड बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में या कर्वीलिनियर मोशन में चल रहा है तो उस बॉडी की जो एग्जैक्ट पाथ होगी और उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास की जो एग्जैक्ट पाथ होगी वो सेम लिखने दे। नोट करनी है। द path of different particles of rigid body, different particles of rigid body लेकिन ये देखना है may ये पर्दा है or ये कि कितना सारा may not follow मुझे गंदा दिखा रहा है। the path of rigid body, the path of rigid body. उस रिजिड बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल की जो पाथ बनेंगी वो पाथ रिजिड बॉडी के पाथ को फॉलो कर भी सकता है, लेकिन हाँ ना, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। किंतु सेंटर ऑफ मास, उस रिजिड बॉडी की जो सेंटर ऑफ मास है वो जरूर उसके पाथ को फॉलो करे। इसको समझने के लिए ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि एक कोई आपके पास बॉडी ले लो, वो टेनिस बैट, टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस आइनिश, यस सर। एक टेबल टेनिस का हम बैट ले लेंगे सब, और उसको हम ऐसे थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, जो गुगली बॉल फेंकता है, नहीं क्रिकेटर सब, उसको हम थोड़ा सा रोटेट करा के उसको हम हवा में ऐसे उछाल देते हैं, स्पिन करके, स्पिन है ना, बैट को थोड़ा स्पिन किया, स्पिन करके उसको हवा में ऐसे फेंक दिया, और उसका हम एक मोशन यहाँ ड्राइव मतलब ड्रॉ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ड्रॉ। ये आपका एक बैट है, ये सिंपल सा बैट बना, इसको मैंने फेंका थोड़ा सा स्पिन करके, तो ये बैट क्या हुआ, अगर हम हवा में ऐसे थ्रो कर देंगे तो फाइनली बैट का जो मोशन होगा वो पैराबोलिक हो, और ये बैट जब यहाँ पहुंचा तो इसका जो डंडा है वो ऐसा हो गया, इसका जो डंडा है ऐसा, फिर जब ये बैट यहाँ पहुंचा इसका डंडा ऐसा हो, फिर जब बैट यहाँ पहुंचा उसका डंडा ऐसा हो, तो यहाँ पहुंचा, ये हम भी बनेने चाहिए। उसका डंडा ऐसा हो, ये बैट जब यहाँ पहुंचा उसका डंडा ऐसा हो। ना बस थोड़ा सा हमने स्पिन कराया समझने के ख्याल से। बैट का मोशन कैसा है, अगर हम आपसे पूछें कि ये जो टेनिस बैट है उसका एग्जैक्ट मोशन क्या है, तो यहाँ पर बैट का मोशन क्या है, बैट का मोशन जो है वो क्या है वेदांत, पैराबोला। यस सर। बैट का मोशन क्या है, पैराबोला है। लेकिन अगर हम इस बैट के एक कोई पॉइंट को कंसिडर करें, सपोज करो दिस इज द पॉइंट, बैट का चलो हैंडल ही ले लेते हैं, दिस इज द हैंडल पॉइंट ए यहां है, फिर 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 ए यहां है। बताओ तो क्या इस ए का पाथ एग्जैक्टली पैराबोला है? हाँ सर। अच्छा एक मिनट, आप कंफ्यूज कर रहे हो, मैं एक मिनट ठहरो, मैं थोड़ा सा इसको और सुधारना चाहता हूं ताकि आप और अच्छे से जवाब दें। कुछ बोल दे रही तो हमने ऊपर के ध्यान गलत से, ये बैट ऐसे फेंका, यहाँ पे पहुंचा और इसका डंडा ऐसा, जनाई और मीटर ना मोटा मोटा ये बैट का गोला पार्ट यहाँ पहुंचा, इसका डंडा ऐसा, नीचे मारे ये बैट कभी यहाँ पहुंचा, उसका डंडा ऐसा, ये बैट का गोला यहाँ पहुंचा, एक चीज से इसका डंडा ऐसा। ये क्या है, सेंटर ऑफ
ऐसा हो गया भाई, सेंटर ऑफ मास तो सेम ही एक है। बोला इसका यहाँ पहुंचा, इसका डेल्टा ऐसा, क्वेश्चन क्या पूछे? मतलब घूमता जा रहा है ना, समझ लो यहाँ पर एक ये घूमता जा पॉइंट रहा नहीं है, फिर यहाँ ढीला हो गया, है, ढीला हो डेल्टा गया। ऐसा पहुंचा, यहाँ इसका डेल्टा। अब जगह ए पॉइंट होगा ना, तो क्या इस ए पॉइंट का मोशन जो है क्लियर है? ऐसा हो सकता है ना विधान, है यस सर। देखने के बाद तो ऐसा हो ही सकता है। आप फेंक के देखना कभी मौका मिले तो, बैट नहीं मिले तो किसी रोड़े को फेंक देना, नहीं तो अपने कॉपी को ही फेंक देना, पेन को फेंक देना, कोई डंडा को फेंक देना, और वहां से देखना कि उसका मोशन कैसा हो रहा है। थोड़ा सा स्विंग करके, थोड़ा सा उसको स्पिन करके फेंकना। चलो बताओ, बैट का मोशन यहां पर, मोशन ऑफ, है ना, ओवरऑल मोशन, ओवरऑल मोशन कहें, ओवरऑल मोशन अगर हम ग्राउंड से बैठ के देखें ऑफ टेनिस बैट, टेनिस का स्पेलिंग ठीक है? ऐसे होता है कि सिर्फ एस होता है? सिर्फ सिर्फ एस, यस सर। टेनिस बैट इज व्हाट? पैराबोला। ओवरऑल मोशन की बात कर रहे हैं, ये जो टेनिस बैट ऐसा पैराबोला। अब बताना आइनेस, वेदांग, प्रिंस, अनन्या, ये जो बैट की जो निचला पोर्शन है उसको हमने एक पार्टिकल नाम दे दिया ए। ये ए जब बैट यहां पहुंचा तो ये ए यहां पहुंच गया, अब 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 ए यहां पहुंच गया। अगर हम बताओ तो क्या इस ए का इसका मोशन तो पैराबोला पाथ ऐसे बैट के पाथ को फॉलो कर रहा है? नहीं, ये नहीं कर रहा है। अरे बोलो नहीं भाई, नहीं सर, नहीं फॉलो कर रहा है ना, एकदम से ये कॉम्प्लिकेटेड पाथ है, अजीब तरह का पाथ लिखा उल्टा को लग रहा है। है ना। जैसे कि अगर हम इस पॉइंट की कोई भी आप एक पॉइंट ले लो और उसको स्टडी करो, अच्छे से स्टडी करो, ईमानदारी से स्टडी करो। जैसे कि हम एक पॉइंट ये ले लिए, बैट का ये वाला जो हेड वाला पॉइंट है इसको ले लिए, इसको हम बी नाम दिए। पैराबोला तो बी देखो यहाँ पहुंच गया, ये कोई बोला सेंटर ऑफ अब बी यहाँ पहुंच गया, माथा पर जो उसका पॉइंट है, बी यहाँ पहुंच गया, अब बी यहाँ पहुंच गया, नहीं बी अब यहाँ पहुंच गया, बी अब एक यहाँ पहुंच गया। ये बढ़िया बताओ तो क्या बी का पाथ भी एग्जैक्टली पैराबोला है? नहीं सर, नहीं है ना। बैट के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का पाथ बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है, अजीब तरह का, अलग अलग है। लेकिन इसी बैट के अंदर एक पॉइंट है, दैट इज सेंटर ऑफ मास, दैट इज सेंटर ऑफ मास। वो एग्जैक्टली तुम देखोगे हमको ये पॉइंट वाला बोल रहा है, बैट के हूबहू पाथ को फॉलो कर रहा है, फाइनेंस गलत वाला तो सब मिटावे लगा फितरत। दिख रहा है? यस सर। ना बॉल में क्या हुआ है, बॉल में बचिए चाहे ना तो आ जाएगा। द ओवरऑल मोशन, यही बात मैंने लिखा है यहाँ पे, यही बात को लिखा, द पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी एग्जैक्टली फॉलो द पाथ ऑफ दैट रिजिड बॉडी इफ मूविंग इन ट्रांसलेशनल और कर्विलिनियर मोशन। मैंने कर्विलिनियर मोशन यहाँ बनाया है। एक बार राउंड कर देता। और फिर नोट में बताया कि द पाथ ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी मे और मे नॉट फॉलो द पाथ ऑफ रिजिड बॉडी। डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के पाथ जो है वो बॉडी के पाथ को फॉलो करेगा जरूरी नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ मास उसके पाथ को फॉलो करता है। यहाँ पे हम इसी बात को लिखेंगे, ओवरऑल मोशन ऑफ टेनिस बैट इज पैराबोला, मोशन ऑफ, है ना, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास होता है टेनिस ऑफ टेनिस बैट बहुत बढ़िया। इज अगेन पैराबोला, वो तो भेदभाव का पैराबोला पुराना into center of mass, motion of center of mass of different particles
different particles of bat, कोई भी जैसे कि A ले लिया और B ले लिया, is not parabola, है ना, not parabola। डिवाइड कर कहेंगे तो हो पैराबोला तो नहीं है, ये बात तो तय है। तो फिर कौन सा बोला है? पैराबोला तो नहीं, ये बात तो तय है। तो फिर ये क्या है? इट इज नॉट डिफाइंड, इट कैनॉट बी डिफाइंड, जो पेन है उसको है ना। आप बोलो। कितना स्विंग करके, कैसे स्विंग करके फेंके हैं, सो आप इसको सिंपली बोल सकते हैं इट इज कॉम्प्लिकेटेड मोशन। ओके, सो जो हमें कॉमन मिला वो ये कि जो टेनिस बैट की जो ओवरऑल मोशन है वही एग्जैक्टली मोशन फॉलो किया सेंटर ऑफ टेनिस बैट का सेंटर। तो कभी भी हम क्या कर सकते हैं, तो इसका फायदा क्या उठाएंगे? तो इसका फायदा हम ये उठाएंगे कि अगर कोई रिजिड बॉडी का मोशन हो रहा है और आप उसको बहुत हल्के में, उसको बहुत इजी ढंग से उस मोशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के मोशन को आप रिप्रेजेंट करके बॉडी के मोशन को दर्शा सकते हैं। दिस इज द वन, है ना, ये फायदा हम इसका उठा सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट। एक दो और चीज हम आगे बताएंगे, अभी बस आप ये दो पर फोकस कीजिए। तो मुझे ये दो कॉन्सेप्ट हाथ लग गए जिससे कि हम सेंटर ऑफ मास को निकालने के लिए अब थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे कि सेंटर ऑफ मास ये अच्छा काम कर पा रहा है। सो लेट मी डिस्कस दी हाउ टू फाइंड दी सेंटर ऑफ मास लोकेशन, how to find the position of center of mass। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालने के लिए जो मेरे पास चीजें आती हैं वो एक आती है ना, पार्टिकल सिस्टम। आपको 2 या 3 या 4-5 पार्टिकल का एक सिस्टम देगा, मतलब 2-3 पॉइंट से पार्टिकल का सिस्टम देगा और उसका बोलेगा कि इस पूरे सिस्टम की सेंटर ऑफ मास बताइए। फिर दूसरा हमको मिलता है रिजिड बॉडी, है ना, फुल रिजिड बॉडी दिया जा सकता है, उस बॉडी का कटिंग पोर्शन दिया जा सकता है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बोला जाता है रिजिड बॉडी का। तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड बॉडीज, रिजिड बॉडी जैसे कि रिंग हुआ, है ना, रॉड हुआ, रिंग हुआ, डिस्क हुआ, स्फीयर हुआ, सिलेंडर हुआ, कोन हुआ, है ना, ये सब का कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी क्या हुआ? तो जैसे एक सिलेंडर के ऊपर कोन रख दिया, है ना, तो 2 रिजिड बॉडी का कॉम्बिनेशन हो गया और बोलता है कि इसका सेंटर ऑफ मास। एक सिलेंडर है, एक रिजिड बॉडी है, और एक कोन है, ये एक अलग रिजिड बॉडी है, ये कंबाइन बना दिया और बोला कि अब इसका सेंटर ऑफ मास। अगर नीचे में एक हम हेमिस्फीयर लगा दिए, 3 रिजिड बॉडी हो गया, बोलता है अब इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड। और थोड़ा सा एडवांस लेवल के प्रॉब्लम में, है ना, हमको दिया जाता है रिजिड बॉडी with some removed mass। कौन टॉपिक पर कोई रिजिड बॉडी है, उसका कुछ मास काट के हटा दिया, ठीक है, मतलब कि वेल डिफाइंड शेप में काट के हटा दिया, और फिर बोलता है कि इसका सेंटर ऑफ मास बताइए, रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास, है ना, रिजिड बॉडी विथ सम रिमूव्ड मास, इसका सेंटर ऑफ मास। जैसे कि आपका एक स्फीयर है, सपोज करो एक आपका स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, इट इज ए सॉलिड स्फीयर, ये आपका सॉलिड स्फीयर, टीचर देख के और ये सॉलिड स्फीयर के
भीतर में एक यहाँ पे स्फीयर काट के हटा दिया, एक यहाँ से स्फीयर काट के हटा दिया, तो वहां खोखला हो गया, यहाँ खोखला हो गया। देखेंगे बाकी सब जगह मास है, बस यहाँ पर मास है, यहाँ मास है, यहाँ मास है, सब जगह मास है, बस यहाँ पे खोखला हो गया। और बोलता है ये जो रिमूव्ड मास का जो सिस्टम एक बच गया, इसका सेंटर ऑफ मास, दिस इज द फोर्थ पोजीशन। तो ये सारे जो मेरे पास कॉन्सेप्ट हैं, ये सब का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम सीखेंगे। और सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट क्या है निकालने की, चलिए हम उसकी तैयारी करते हैं। तो हम एक एक करके हम इसका बात करेंगे। सबसे पहले वी विल डिस्कस द पार्टिकल सिस्टम का। तो आइए, टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल सिस्टम। का हम एक छोटा सा स्टेप्स दे देते हैं। पहला है फर्स्ट कंसीडर या चूज दी origin of frame of reference। है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक्सिस सिस्टम, फ्रॉम वेयर द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना इज फाइंड आउट, इज टू बी फाइंड। आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि एक ओरिजिन का चुनाव कीजिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन का चुनाव कीजिए। और ये हम वहां चुनते हैं जहां से हमको सेंटर ऑफ मास का लोकेशन करना है। समझ में आया? जैसे कि मान लो आपका कोई एक रिजिड बॉडी है, इसका हमको सेंटर ऑफ मास ये यहाँ कहीं है और ये कहाँ है ये बताना है। तो बताने के लिए हम कहाँ से बताएंगे? अगर हम यहाँ खड़े हो जाएंगे तो यहाँ से हम ये वाली पोजीशन बोलेंगे, अगर यहाँ खड़े हो जाएंगे तो यहाँ से इसकी पोजीशन ये वाली होगी। यहाँ खड़े हो जाएंगे, है ना, ऑब्जर्वर मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ चुन लेंगे, यहाँ चुन लेंगे तो यहाँ से ये वाली पोजीशन सेंटर ऑफ मास की होंगी। तो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए उसकी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन अलग अलग होंगी। इसके लिए बोलेंगे R1 वेक्टर, इसके लिए बोलेंगे R2 वेक्टर, इसके लिए बोलेंगे R3 वेक्टर। आ गया। तो आपको जहां से भी सेंटर ऑफ मास का लोकेशन करना है, ओरिजिन आप वहीं पर चुनिए। सेंटर पे वैसे खड़ा आपको इस बात को करने में जरा भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि प्रॉब्लम में ही आपसे पूछेगा कि यहाँ से इस पोजीशन से यहाँ से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर है। तो जहां से भी सेंटर ऑफ मास का लोकेशन करने पूछ रहा है, आप उसी को ओरिजिन का चुनाव कर लें। ये तो पहली बात हो गई। फिर उसके बाद हर एक बार सेंटर ऑफ मास पर नहीं खड़ा सकते हैं, देन तो रेफरेंस लेना है। find the position of each particles, है ना, find the position of each particles, find the position of each particle with respect to chosen origin। जो आपने ओरिजिन चुना है वहां से उसका पोजीशन लोकेट कीजिए, है ना, विद बाय द हेल्प ऑफ by using position vector से और by using coordinates। ध्यान से समझ लो ना भाई, ये प्रोसेस है। इस तरह आप चलते जाएंगे, एक दो सवाल बना लेंगे,
सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लीजिए, फिर कभी भूल जाएंगे, फिर इस प्रोसेस को पकड़ेंगे, सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। जैसे तैसे नहीं करनी, जैसे तैसे करेंगे तो फिर कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा। एक खास तरीके से करेंगे तो हमेशा बनेगा। तो पहला काम है ओरिजिन चुनना। दूसरा काम है उस चुने हुए ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का पोजीशन डिसाइड करना। पोजीशन डिसाइड करने के लिए मेरे पास एक टेक्निक है पोजीशन वेक्टर्स से हम पोजीशन डिसाइड करते हैं, या नहीं तो मेरे पास दूसरा टेक्निक है कोऑर्डिनेट्स निकाल के भी हम पोजीशन डिसाइड। ठीक है, जैसे ही आप ये निकाल लेंगे तो फिर उसके बाद यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला आप यूज कीजिए। क्या फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास निकालने का? फॉर्मूला है पोजीशन ऑफ मास ऑफ बॉडी, टोटल मास ऑफ सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम, जो भी सिस्टम में टोटल मास है, इनटू, है ना, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली मैं 1 मिनट ठहरो, मैं इसका फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट दे देता हूं, फिर हम इसको यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है द मोमेंट ऑफ total mass of system is equal to the algebraic sum of moment of, है ना, mass of individual particles। ये मेन फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास निकालने। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास। मान लीजिए टोटल मास सिस्टम का मोमेंट कैसे निकालते हैं, बताया था आपको जब मैं मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ाए थे कि जिसका भी मोमेंट निकालना है उसके पोजीशन वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई करो। अगर वेक्टर का मोमेंट निकालना है तो पोजीशन वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करो, और अगर स्केलर का किसी भी एक स्केलर का मोमेंट निकालना है तो सीधे पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करो। जैसे कि हम यहाँ पर, है ना, जैसे यहाँ पे टोटल मास ऑफ सिस्टम into position of center of mass. R is the position of center of mass. Will be equal to mass of first particle into position of this particle plus mass of second particle into position of second particle plus mass of third particle into position of third particle। इस तरह से अगर जितने भी पार्टिकल हैं सबको आप ऐड कर दो, ये आपको निकल गया। यही फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। हम वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, कोऑर्डिनेट फॉर्म में आगे हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे RCM क्या है? RCM है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये वो पोजीशन है जहां सिस्टम का टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है। टोटल मास ऑफ द सिस्टम जहां कंसंट्रेटेड होता है उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। उसकी पोजीशन हो गई RCM। R1
R2, R3, ये सब क्या है भाई? आर पोजिशंस ऑफ M1, M2, M3 रेस्पेक्टिव। ठीक है, ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे चल के अभी यूज करेंगे। चलो हम यूज करते हैं और उससे हम जो फॉर्मूला बनता है उसको निकाल। मान लेते हैं कि आपके पास समझने के लिए 3 पार्टिकल है। सपोज करो यू हैव 3 पार्टिकल्स। एक पार्टिकल यहाँ है, इसका मास M1 है। एक पार्टिकल कहीं यहाँ पर है, इसका मास M2 है। एक पार्टिकल कहीं यहाँ पे है, इसका मास M3 है। ये 3 पार्टिकल सिस्टम, 4, 5, 6 हम 10 रुपए ले सकते हैं। मैंने 3 पार्टिकल का चुनाव। अब ये तीनों पार्टिकल की सेंटर ऑफ मास लोकेशन कहाँ होगी, जिसके बारे में दिखेगा एक तो जस्ट एक छोटा सा आइडिया देने के लिए कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक तरीका बड़ा सिंपल सा है कि आप क्या कीजिए, इन तीनों पार्टिकल को आपस में ज्वाइन कर लीजिए। तीनों को आपस में ज्वाइन कर लीजिए, तो एक जो इसका आपस में लाइन ज्वाइनिंग की जो बाउंड्री आएंगे ना, उसी बाउंड्री के अंदर में ही उसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा। मतलब ये जो बाउंड्री है, ये जो क्षेत्रफल आया इस बाउंड्री से बना हुआ, इसी रीजन में कहीं ना कहीं उसका सेंटर ऑफ मास। अब कहाँ होगा ये निकालने वाली बात है। यहां होगा कि 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 यहां होगा, यहां होगा, ये कहाँ होगा ये निकालने वाली बात। लेकिन हाँ, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, है ना, ये हम डिसाइड कर सकते। इसी बाउंड्री के अंदर में ही कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, बाहर में। अब वो कहाँ है? मान लो कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है, यहां कहीं है। ये कहाँ है ये पता लगाना, ये कहाँ है ये पता लगाना। तो इसको पता लगाने के लिए नियम ये है कि सबसे पहले सेंटर ऑफ मास तो तुम बाद में पता लगाना। तुम पहले ये पता लगाओ कि ये M1 कहाँ है, M2 कहाँ है, M3 कहाँ है। और M1 M2 ये सारे पोजीशंस को करने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है। आप सबसे पहले एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का चुनाव करो। ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही हम यहाँ ले लेते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों पार्टिकल प्लेन में ही रहे, स्पेस में भी हो सकते हैं। ये तीनों पार्टिकल जरूरी नहीं है कि प्लेन में हो, स्पेस में भी हो सकते। तो मैंने एक सिस्टम लिया, स्पेस का सिस्टम लिया, y, दिस इज x एंड इट इज z। और यहां मैंने इसका ओरिजिन चुना। तो अब ये जो सेंटर ऑफ मास होगी उसका लोकेशन यहां से पता चलेगा। जो आप ओरिजिन चुनेंगे वहां से आपकी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता चलेगी। और ये कहाँ है ये बताने के लिए, है ना, ये बताने के लिए ये कहाँ है, ये कहाँ है, इसका लोकेशन करने के लिए, ये वाली पोजीशन लोकेट करने के लिए, ये वाली पोजीशन क्या हुई, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ। ये कहाँ पर है ये पता लगाना है, कितनी दूरी पर, यहाँ ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, कितनी एंगल पर है, ये सारा पता लगाने के लिए पहले बोला गया कि आप भाई क्या करो, ये जो 3 पार्टिकल्स हैं जिनकी ये सेंटर ऑफ मास बनी हुई है, पहले उसका लोकेशन करो। उसका लोकेशन हो गया ये R1 वेक्टर, इसका लोकेशन हुआ ये R2 वेक्टर, और इसका लोकेशन हुआ ये R3 वेक्टर। दिस इज R1 वेक्टर, it is R2 vector, it is R3 vector.
एक तो ये तरीका है पोजीशन वेक्टर से। अदरवाइज आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। मान लो ये जो m1 है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, स्पेस में मान लिया जाए। ये m2 का कोऑर्डिनेट सिस्टम में x2 y2 z2 ये है। ये m3 का कोऑर्डिनेट आया x3 y3 z3, और ये जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है उसका कोऑर्डिनेट है x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास, z सेंटर। मैंने क्या किया, मैंने हर एक पार्टिकल की लोकेशन की और सेंटर ऑफ मास का भी लोकेशन का। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ तो r1 वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो रिलेशन विद द कोऑर्डिनेट्स, बोल सकते हैं ना x1i प्लस y1j प्लस z1k, बोल सकते हो। ये तो 0 0 0 है। अगर आपको r2 वेक्टर बोलना है तो क्या बोल सकते हो बता, y2 x2i x2i y2j y2j z2k z2k, ये हम लोग बोल सकते। r3 का बोलो x3i x3i, y3j प्लस z3k, ये बोल सकते। और सेंटर ऑफ मास का भी बोल दो xcmi ycmj zcm ycmj zcm, ये बोल सकते। और यहाँ पे टोटल मास केंद्रित कितना है, यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें तो यहाँ पे टोटल मास मतलब सिस्टम का मास मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3, यहाँ पे टोटल मास यही केंद्रित है इस जगह, बिकॉज दिस इज द सेंटर ऑफ मास, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली में यहाँ है कुछ नहीं, बड़ा मजे की बात है ना मिथिलेश। यस सर। मास तो यहाँ है m1, मास एक यहाँ है m2, मास एक यहाँ है m3, बीच में तो हवा है, हवा है, लेकिन वहीं सब कुछ है, वहीं पे ताकत है, वहीं पे ये जो सेंटर ऑफ मास है वहीं पे पूरी मास केंद्रित है। ये हवा को हम बोलेंगे कि यहाँ पर मास है m1 प्लस m2 प्लस m, ओके। सो अब इसको ही को निकालना है तो कॉन्सेप्ट क्या बोला गया कि m1 क्या लिखते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 द टोटल मास इज इनटू पोजीशन इसका सेंटर ऑफ मास की RCM, ये बराबर हुआ m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r, यही ना लिखे हैं इसके पहले ये। यस The moment of total mass of system is equal to algebraic sum of moment of mass। और यहां से RCM का फॉर्मूला बना m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है जी। ये सेंटर ऑफ मास निकालने का वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला बना। अब अगर हम RCM की जगह, ये जो RCM इसकी जगह इतना प्लेस कर दें, देखना ध्यान से सब कोई, RCM की जगह इतना प्लेस कर दी ये पूरी वैल्यू, R1 जो ये है इसकी जगह पर अगर हम इतना पूरा प्लेस कर दें, R2 की जगह ये पूरा इतना प्लेस कर दें,
और इसी तरह से R3 जो यहाँ है उसकी जगह अगर हम पूरा इतना वैल्यू प्लेस कर दें और फिर दोनों साइड के I को, J को, K को कंपेयर करें, ठीक है, तो फिर मुझे जो प्राप्त होगा वो मैं अगले पेज में लिख रहा हूं। ऑन पुटिंग RCM, R1, R2 and R3 and comparing both sides, पुट करने के बाद आप लोग भी मन न लगे कभी तो पुट करके कंपेयर करना, तो क्या पाओगे जानते हो? तो आपको प्राप्त होगा XCM इज इक्वल टू M1X1 प्लस M2X2 प्लस M3X3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M। ये प्राप्त होगा जब आप प्लेस कर देंगे और दोनों साइड के I, J, K को कंपेयर करेंगे तो I वाली कोफिशिएंट आपको इतना मिलेगा। Y सेंटर ऑफ मास मिलेगा M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस M3Y3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, और Z सेंटर ऑफ मास का वैल्यू मिलेगा M1Z1 प्लस M2Z2 प्लस M3Z3 बाई M1 प्लस M2 प्लस M। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेंटर ऑफ मास है। यहाँ पे जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका कहलाएगा XCM, YCM, ZCM। जो आप इसको यूज करके निकालोगे, फिर इसको कैलकुलेट करके Y निकालोगे, इसको कैलकुलेट करके Z निकालोगे। और अगर आप पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं तो ये RCM इज पोजीशन ऑफ सेंटर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में आएगा और ये जो है कोऑर्डिनेट फॉर्म। अब आपको ये जो कोऑर्डिनेट फॉर्म में लग रहा होगा करीब तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा है, 3 को टर्म निकालना, लेकिन एक्चुअली में यही आसान है, तो हम इसी को ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। तो हम ओरिजिन चुन लेते हैं, ओरिजिन चुनने के बाद सबका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, है ना, सारे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और फिर ये फॉर्मूला लगाकर सेंटर ऑफ मास निकाल। इस चीज में एक बात ये याद रखनी है, if origin changes, है ना, जो आपने अगर चुना हुआ ओरिजिन है, if chosen origin changes, the coordinates of center of mass or position vector of center of mass will change। ये चेंज कर जाएंगे अगर आप ओरिजिन को बदलेंगे, यहां से वहां बदलेंगे, ओरिजिन चेंज करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर वो बदल जाएंगे, बट the location of center of mass, but the exact location of center of mass
will remain same, वो वहीं रहेंगे। जब आप उसका लोकेशन करेंगे तो सेंटर ऑफ मास आपको हर एक केस में वहीं मिलेंगे जहां पर वो थे पहले ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, वहीं मिलेंगे जहां वो थे है ना ओरिजिन के। तो ये है सेंटर ऑफ मास के निकालने की पूरी परंपरा, जिसको हम यूज करेंगे और फटाफट निकालेंगे। चलिए, ये पार्टिकल सिस्टम की हो गई सेंटर ऑफ मास निकालने की विधियां। एक एग्जांपल लीजिए और बताइए। बताइए। चलो हम एक फिगर बना के देते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ center of mass with respect to given origin। ठीक है, और हम एक यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे तीन पार्टिकल रखे हैं। चीजों को आसान करने के लिए तीनों का मास एक ही है, तीनों का मास एक ही है, और हमको इसका सेंटर ऑफ मास लोकेशन बताना है पहला यहां से। मतलब ये प्लेन में है तो सिर्फ एक्स वाई एक्सिस सिस्टम यूज होगा। यहां से होता है, और इस केस में हमको यहां से बताना ये ओरिजिन हो। मतलब कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं एक ही बॉडी सिस्टम, एक ही सिस्टम की हम दो अलग अलग ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं। एक तो सेंटर ऑफ मास निकालने की जो प्रैक्टिस है वो भरपूर हो जाएंगी, साथ ही साथ अलग अलग ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या बदलाव आती हैं वो साफ साफ दिखेगी। ठीक है। तो ये पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है। फिगर तो एक ही है, तीन पार्टिकल है, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे है। साइड इसका ए है, साइड इसका ए है, यहाँ a/2 हो जाएंगे दोनों साइड में अलग अलग, क्योंकि टोटल लंबाई ये है। तो हमको इसका पोजीशन बताना, तो बताइए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे। ओरिजिन तो चुन के मैंने दे दिया आपको, है ना। पहला काम तो ये करना था ना कि ओरिजिन चुनना था। फर्स्ट चूज द ओरिजिन, जहां से आपको सेंटर ऑफ मास बताना वहां चुन, ओरिजिन चुन। ओरिजिन तो चुन के हम आपको दे दिए, परोस दिए। फिर उसके बाद क्या करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ ईच पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू चूज एन ओरिजिन बाय यूजिंग पोजीशन वेक्टर और यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। जैसा कि अभी अभी बताया कि आप जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम ज्यादातर हम यूज करेंगे, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम सबका लिखते हैं। तो ओरिजिन मैंने चुन के दे दिया, अब आप तीनों का कोऑर्डिनेट बताइए। तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट बोलो। 0,0 0,0। इसका बोलो A,0 a,0। इसका बोलो A/2, ये रूट वाली थ्री हाइट हो बाई जाएगी, टू है। है ना। ये √3/2 आपका 60 डिग्री हुआ, तो ए है साइड, तो ये हो गया a sin 60। सो sin 60 √3/2, तो a √3/2 हो गया, है ना। तो
तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बताइए इस केस में क्या होगा? फॉर्मूला तो आप जानते हैं, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये वाला। और x1 x2 x3 तो जानते ही हैं, ये पहला हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2, ये हुआ x3, ये हुआ y, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। ठीक है, तो बताओ m1 इज m, बोलो बोलो भाई, m1 क्या है? एक्स सेंटर ऑफ मास। x1 क्या है? 0 0। चले जाओ दूसरा पे, m2 क्या है? m है। x2 क्या है बताओ? सर A ए। चला जाओ तीसरा पे, m3 क्या है? m है, और x और m3 m है, और x3 क्या है? a/2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। सिंप्लीफाई कर लो, बता दो क्या आया। तो ऊपर में हो A/2 जाएंगे a/3 a/2 आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर में 3ma a/6 हो बाई जाएगा। 2 और नीचे में हो गया 3m। 3m से 3m कैंसिल हो जाएंगे, a/2 पैरेलल है। ठीक है, अब बताइए तो y सेंटर ऑफ मास। m1 y1 बोलो, m1 y1 बोलो। 0 इसके बारे में m2 इज m, y2 इज still 0 0, m3 इज m, y3 इज व्हाट? a√3/2 a√3/2 एंड डिवाइडेड बाई m प्लस m प्लस, क्योंकि तीनों मास जोड़नी है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? तो m इंटू a√3/2 टाइम्स 3m, m से m कट गए। अच्छा, एक ऊपर में √3 और नीचे में से 3 है, तो ये 3 एक √3 बच जाएगा, तो नीचे हो जाएगा a/2√3। ठीक है जी, वेदांत क्लियर है? यस सर। तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है बताओ? x का a/2 और y का a/2√3, ये कोऑर्डिनेट अरे ऊपर है। अब आप यही काम जो आपने यहां किया है यहां पे अप्लाई कीजिए। ओरिजिन तो चुन के मैंने आपको दे दिया है, कोऑर्डिनेट लिखिए और फॉर्मूला लगाकर सेंटर ऑफ मास। तो बताओ भाई, इसका कोऑर्डिनेट बोलो पहले। -a/2, 0 -a/2, इसका बोलो a/2 और 0 a/2, 0 a/2, 0, इसका बोलो। वो है म्यूटेड रे x का तो 0 हो गया ना, क्या लिखा था 0, √3/2 है। a√3/2। है भैया या जैसे वो बस, बोला ना उसके बाद अब लिखा फॉर्मूला लगाइए एक्स सेंटर ऑफ मास का। बताइए m1 तो m है, वो चालू ही रखता है हमको लगता है x1 क्या है? -a/2 प्लस m2 भी m है, x2 क्या है? a/2, m3 m है, और x3 क्या है? 0, डिवाइडेड बाई m प्लस m। बताओ सिंप्लीफाई करके क्या आएगा इसका वैल्यू? 0 0। आगे बढ़िए, y सेंटर ऑफ मास बोलिए। m1 m है, y1 0 है, m2 m है, y2 भी 0 है, m3 m है, और y3 है a√3/2। डिनोमिनेटर में m प्लस m प्लस m 3 को आएंगे,
और एग्जैक्टली देखो तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिजल्ट है एग्जैक्टली वही चीज यहाँ भी, तो इसका वैल्यू वही आ जाएंगे a/2√3। और अब इस केस में कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बोलेंगे? 0,a/2√3। 0,a/2√3। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट चेंज हो गया ना, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। लेकिन जब हम सेंटर ऑफ मास को लोकेट करेंगे, चलो लोकेट करो, बताओ सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट कहाँ है? x का a/2, y का a/2√3, ये है ना। सेंटर ऑफ मास को लोकेट करो, यहां से लोकेट करो। x का a/2 और y का यहाँ पे ये दूरी जो है यहां से यहां तक a/2 आया और यहां से यहां तक हुआ a/2√3। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये वाली। और इस केस में लोकेशन करो तो x का 0 और y का a/2√3, x का 0 और y का a/2√3, ये सेंटर ऑफ मास है। देख रहे हो? कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, लेकिन लोकेशन जब हम उसको लोकेट किए सेंटर ऑफ मास को, तो क्या दोनों जगहों पर बिल्कुल हूबहू एक ही जगह आया? यस सर। साथ ही साथ अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर बोलेंगे ना मिथिलेश, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा पहला वाले का, वो ये वाला पोजीशन वेक्टर, इसका ये वाला, दिस इज द पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास, दिस इज RCM। और यहां पर इसका पोजीशन वेक्टर ये वाला, ये वाला, ये वाला, दिस इज RCM। क्या दोनों का पोजीशन वेक्टर एक ही है? अलग अलग है ना? यस सर। मैग्नीट्यूड में भी अलग है, डायरेक्शन में भी अलग है। इसका डायरेक्शन इंक्लाइंड है, इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, इसका लेंथ इतना दूरी पर है, इसका लेंथ बस इतना ही है। इसी बात को समझाने के लिए ये जो हमने लास्ट में लाइन लिखा है ना, इफ चूजन ओरिजिन चेंजेस, अगर आप ओरिजिन जो चुने हैं अगर वो चेंज करते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास और पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विल चेंज, ये चेंज कर जाएंगे, बट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन। जो सेंटर ऑफ मास की एग्जैक्ट लोकेशन है वो हमेशा वही रहे। समझ में आया? तो आप जो चुनेंगे उसी के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास जो है फाइंड आउट। आप ओरिजिन सुविधा अनुसार आप कहीं भी चुन सकते हैं, समझे मिथिलेश? यस सर। आप अगर ओरिजिन यहाँ भी चुन के बनाएंगे तो यहीं पर आएगा सेंटर ऑफ मास, ओरिजिन चुन के यहाँ बनाएंगे तब भी यहीं आएगा सेंटर। तो जब सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हमेशा वहीं आना है, तो जानते हो हम फायदा उठाते हैं, हम ऐसा जगह ओरिजिन चुनते हैं जहां से ये आगे का सारा काम करना आसान। आगे का काम क्या करना है? तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखना है। तो हम ओरिजिन ऐसा जगह चुनते हैं जहां से बहुत इजीली सबका कोऑर्डिनेट्स लिख सके। कोऑर्डिनेट्स लिख लिया, फॉर्मूला लगाया, सेंटर ऑफ मास निकला। जो निकलेगा वो चुने हुए ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो ये था पार्टिकल सिस्टम की सेंटर ऑफ मास निकालने की पूरी कहानी। अब अगर
आपको 3 पार्टिकल की जगह 4 पार्टिकल, 5 पार्टिकल, 10 पार्टिकल दे दिया जाए तो अब आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक हम प्रैक्टिस करवा देते हैं, शायद आप सीख गए हैं। यहाँ पे 4 kg है, यहाँ पे 6 kg है, यहाँ पे 2 kg है, यहाँ पे 8 kg। ये जो साइड है ये 20 सेंटीमीटर का है और ये जो हाइट है ये 10 सेंटीमीटर। ओरिजिन यहाँ पे लिया गया है, ओरिजिन दिखा दिया गया है ताकि आपको चुनने में आसानी हो। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो फटाफट हाथ चलाओ। ओरिजिन तो चुन के दे ही दिए हैं, तो ये रेक्टेंगल है ना, तो सर 8,5 कितना 8,5 8,5। यस सर 8,5। 8,5 ये आप लोग सभी निकालिए, 8,5 आना चाहिए सबों का। तरीका कुछ नया नहीं है, कुछ नया चीज सिखाने के लिए आपको। फटाफट निकालिए, बताइए कोऑर्डिनेट इसका पहले का क्या हुआ, 0 0। इसका क्या है निश, 20,0। 20 यस सर। इसका क्या होगा 20,10। 10 होगा ना। हाँ सर। इसका होगा x का 0, y का 10। यस सर। बस x सेंटर ऑफ मास निकालनी है तो 4 गुना 0, 6 गुना 20, 2 into 20, 8 into 0। टोटल मास कितने हो गए, 20 हो गए ना। नीचे 6 4 10 8 2 10 20 kg हो गए। तो ऊपर में कितने हो गए 160, नीचे हो गए 20, 8 सेंटीमीटर आ गए। y कोऑर्डिनेट भी इसी तरह से 4 into 0, 6 into 0, 2 into 10, 8 into 10 डिवाइडेड बाई 20। टोटल मास है सिस्टम का 20। ऊपर कितने हो गए 80 20 100, 100 बटा 20 दैट इज 5 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आया वो आया 8 सेंटीमीटर कॉमा। ठीक है आइनश। यस सर। छोटा सा कॉन्सेप्ट नोट करो, सेंटर ऑफ मास। चलो नेक्स्ट क्लास में इसको है ना डिस्कस करके इस पर प्रॉब्लम करें। तो आज यहीं तक हमने पार्टिकल सिस्टम के सेंटर